तो चलो भाई सीईटी वालों तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी और कल्चर होगी, पॉलिटी होगी। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से जो राजस्थान की 10 से 11 एग्जाम के अंतर्गत बार बार 10 से 12 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हीं का सारा का समावेश मैंने इस वीडियो के अंतर्गत किया है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी का जो ग्रेजुएशन वाला पेपर हुआ था, उसमें भी जो राजस्थान जीके थी वो पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की पूछी गई थी। ठीक है, तो ये वीडियो सीईटी 10+2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीईटी 10+2 वाले विशेषकर इसको वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो बिना किसी वीडियो देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर मैंने लगभग बहुत सारी मैराथन ले चुका हूं सीईटी 10+2 के लिए, आप सब जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अपन इस वीडियो के अंतर्गत सारे के सारे क्वेश्चनों का 360 सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उनके ऑप्शनों को भी ढंग से पढ़ेंगे ताकि उनसे भी क्वेश्चन अगला बनेगा तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अपने को राजनीतिक कार्यकर्ता और उनकी संबंधित देशी राज्य को मिलाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो प्रजामंडल का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, ऑप्शन से बताओ कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से संबंधित है, सही बात है। हरिमोहन माथुर करौली से बताया गया है इसमें। मथुरा दास माथुर मारवाड़ से संबंधित है। गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित है। तो देखो, गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित है, सही बात है बिल्कुल। कृष्णदत्त पालीवाल है, ये भी धौलपुर से संबंधित है, सही बात है, प्रजामंडल का है। इसमें सारे जितने भी ये राजनीतिक कार्यकर्ता दे रखे हैं। मथुरा दास माथुर है, वो भी मारवाड़ से संबंधित है, लेकिन हरिमोहन माथुर का संबंध करौली से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, ये सुमेलित नहीं है, गलत दे रखा है। हरिमोहन माथुर करौली से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है भाई, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? देखो, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी संगठन है ना, उनकी सबकी स्थापना आपको याद करके जानी है, और कौन कौन उसके संस्थापक थे वो जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई फटाफट। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1928 के अंतर्गत। कितनी हुई थी? 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? देखो, हर बार कोई ना कोई 1857 की क्रांति से पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है। ठीक है, लगभग 4 से 5 पॉलिटिकल एजेंट है, सबको आपको याद कर लेना। तो यहां पर पूछा है, देखो, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा हो जाएगा? इसमें विलियम ईडन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विलियम ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा। और आपको पूछे कि मैकमोहन कहां का पॉलिटिकल एजेंट, तो जोधपुर का है। मेजर बटन पूछे तो कोट बटन कहां पे लगा होता है? कोट में लगा रहता है, तो कोटा का ये हो जाएगा। इसके बाद में जो मोरिसन है, मोरिसन हो जाएगा भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अधिकारी था। बताओ भाई साहब, 1818 में जो कंपनी की ओर से कौन था जिसने अपनी जो रियासतों के शासक थे उनके साथ संधि करने का अधिकार था? मतलब किसने संधि करवाई थी कुल मिलाकर, ये पूछना चाहता है ये। तो बताओ भाई, इनमें चारों ऑप्शनों में से कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ ने सभी जो रियासतों के शासक थे उनसे हस्ताक्षर करवाए थे। ठीक है, संधि करवाई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है भाई, हटुंडी आश्रम कहां पर है? सबसे पहली बात तो हटुंडी में जो गांधी आश्रम है ये कहां पर है? तो अजमेर में, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात भाई, इसकी स्थापना किसने की थी? बताओ भाई फटाफट बताओ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय कौन थे? आपको यह भी ध्यान रखना है कि अजमेर जो अपनी चीफ कमिश्नरी थी उसके जो एकमात्र जो मुख्यमंत्री थे वो भी हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, और इन्होंने हटुंडी आश्रम जो हटुंडी अजमेर है वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना भी की थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? देखो, किसान आंदोलन से 90% तो क्वेश्चन अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से आता है। ठीक है, 90% क्वेश्चन बिजोलिया से आता है, तो बिजोलिया का तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में प्रचार किया था? बताओ भाई, कौन सा समाचार पत्र था? तो यह समाचार पत्र था प्रताप। ठीक है, प्रताप समाचार पत्र था, जो किसी कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो प्रकाशन करवाते थे, और इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन था ना, इसका जो बोल सकते हैं नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। देखो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, एक कथन तो ये है। दूसरा है सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। देखो देश हितैषणी जो सभा थी उससे रिलेटेड अपने को 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। अपने को दोनों को पढ़ना है और आपको ऑप्शनों में से बताना है भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है या फिर दोनों सही है। देखो ऑप्शन देख लेते हैं, सारों में यही दे रखा है भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों ऑप्शनों को ढंग से पढ़ते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि लास्ट में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही बात है, उदयपुर में इसकी देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, तो ये बात तो सही हो गई। दूसरी बात है सभा का मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार, ठीक है। तो नाम ही देखो देश का हितैष करने वाली देश हितैषणी सभा, तो समाज सुधार से संबंधित हो ही जाएगी, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितनी भी मैराथन इतने इस चैनल पर आपको मिलेगी उन सबको देख लेना है CT 10+2 एग्जाम के लिए, तो जरूर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? बताओ भाई साहब, 1857 के टाइम पे अंग्रेज और जोधपुर राज्यों की जो सेनाएं थी इन सबको दोनों को मिलाकर के हराने वाला कौन था? वो था ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज और जोधपुर राज्य की सेना के बीच में 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से? BCA भितोड़ों का युद्ध, चिलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध, ठीक है। ये 1857 में हुए थे दोनों तो, और ये 1858 में हुआ था, ठीक है। ये तो 8 सितंबर को हुआ था, ये 18 सितंबर को हुआ था, और ये 20 जनवरी को हुआ था। तीनों की डेट भी याद रखनी है। और तीनों किस किस के मध्य हुए थे? ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य हुए थे और अंग्रेज और जोधपुर की राज्य सेना के मध्य हुए थे, ठीक है। ये दोनों तो एक तरफ थे और इधर की तरफ से कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह थे। और इसमें 2 में तो ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए थे और इसके बाद में 1 में हार गए थे आहुआ के युद्ध में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? बताओ भाई साहब, अपने को पता है चौरी जो टैक्स था वो केवल और केवल किसमें लगा था? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत लगा था। और आप मुझे ये बताओगे कमेंट करके कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैं बता देता हूँ 1897 में स्टार्ट हुआ था और 1941 तक चला था, ठीक है। लगभग 46 साल तक ये सबसे लंबा राजस्थान का प्रथम और सबसे लंबा किसान आंदोलन था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब आप मुझे ये बताओगे कमेंट करके कि चौरी टैक्स था वो किसने लगाया था और कब लगाया था? ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो 1903 में लगाया था, ये तो मैं बता देता हूं, लेकिन किसने लगाया था यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, मानेसर प्रसिद्ध है। देखो मानेसर है झुंझुनू में। मानेसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था? बताओ भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था और गांवों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म हुआ था मंगलूना गांव में। कहां पर हुआ था? मंगलूना गांव में किसका जन्म हुआ था? स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था, ठीक है भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान स्थित है उदयपुर में, ठीक है। ये पिछली CT के अंदर भी पूछा गया था। CT जो ग्रेजुएशन वाली थी पिछली वाली, उसके अंतर्गत पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है, चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? तो आपको याद रखना झालरा पाटन में लगता है। और आपको विशेष इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखना है क्योंकि अभी चल रहा है कार्तिक का महीना और कार्तिक के महीने में ही ये मेला भरता है। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। तो इस बार ये पूछ सकता है कि चंद्रभागा पशु मेला कब भरता है, कौन से महीने में भरता है? तो कार्तिक महीने में भरता है, ठीक है। ये विशेष याद रख लेना इस बार, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ था? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वह विजय स्तंभ पर जारी हुआ था और 1 रुपए का जारी हुआ था, ठीक है। और ये कब जारी हुआ था? ये जारी हुआ था 1949 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, ठीक है। तो पहला डाक टिकट विजय स्तंभ पर जारी हुआ था, 1 रुपए का जारी हुआ था और 1949 में जारी हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? बताओ भाई साहब, देखो बार बार ये घुमा घुमा के पूछा जाता है। शुक्र तालाब किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। और इसने पूछ रहा है कि शुक्र तालाब कौन से किले में बनवाया था? तो नागौर के किले में बनवाया था। कौन सा? शुक्र तालाब किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आपका ही पछतावा होगा, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। जितने भी मैराथन है वो सारे के सारे मैंने हर मैराथन के अंतर्गत 50-50 क्वेश्चन कराए हैं और उसके साथ में मैं 360 सॉल्यूशन कराता हूं तो एक क्वेश्चन और आ जाता है एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके हर वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लोद्रवा प्रसिद्ध, बताओ भाई साहब लोद्रवा जो जैसलमेर में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है आपको, जैनियों के लिए, जाटों के लिए, सिखों के लिए और गुज्जरों के लिए। बताओ भाई साहब 16 क्वेश्चन बताओ लोद्रवा प्रसिद्ध किसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? लोद्रवा जैसलमेर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो साहिबउद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ था? देखो आपको विशेष बात याद रखनी है कि चित्रकारों का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन उसमें भी पूछा था कि अलवर चित्र शैली से संबंधित कौन सा चित्रकार नहीं है, ऐसा पूछा था उसमें। तो चित्रकार आपको सबको याद रखना है। सबसे पहले है साहिबउद्दीन, तो सबसे पहले तो बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि साहिबउद्दीन चित्रकार कहाँ के थे? तो ये मेवाड़ के थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। अब पूछ रहा है कि किसके शासक का संरक्षण प्राप्त था, मतलब कि किस शासन के काल में ये चित्रकार प्रसिद्ध हुए थे, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम, ठीक है। विशेष याद रख लेना, महाराणा जगत सिंह प्रथम। कौन से हो जाएंगे? महाराणा जगत सिंह प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। किससे? साहिबउद्दीन नामक चित्रकार के लिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? बार बार ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आपको क्या है, कलाकार सारे के सारे नृत्यों के कलाकार जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो याद रखने हैं। तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किससे संबंधित है? चरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? बताओ भाई किस आधार पर आप बता सकते हो कि यह वाद्य यंत्र अलग है सबसे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शहनाई, मशक और अलगोजा ये तीनों के तीनों सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन से है? हवा के माध्यम से बजने वाले। और खड़ताल क्या है? खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है, ठीक है, धातु से बना हुआ होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास हुआ था? देखो प्रताप सिंह बारठ कौन थे? ये केसरी सिंह बारठ के बेटे थे, ठीक है। और इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ पर? वर्धमान विद्यालय जयपुर के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब ये पूछ रहा है कि प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था, ऐसा कौन सा षड्यंत्र कर दिया था इन्होंने जो प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर आ जाएगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा, ठीक है। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ ये दोनों शामिल थे, इस कारण से इनको जेल में डाल दिया गया था प्रताप सिंह बारठ को, ठीक है। कौन से में? बनारस षड्यंत्र केस में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और माला अंग सुमेलित नहीं है? बताओ भाई साहब कौन सा आभूषण सही नहीं है? देखो तिमणिया तो गले का सही है भाई साहब बिल्कुल, तगड़ी कमर का सही है बिल्कुल, गाना भी बना हुआ राजस्थान में। तो रमझोल कलाई दे रखा है और सुरलिया कान तो सही है सुरलिया का। देखो रमझोल कलाई में नहीं आएगी, पैरों में आती है। रमझोल अपन नहीं जानते कि जिस पर वो जो क्या बोलते हैं आपकी तरफ से क्या बोलते हैं पता नहीं है, घुंघरू लगे हुए थे ना जिस पट्टे के ऊपर, उसको बोला जाता है रमझोल, ठीक है। रमझोल होती है पैरों में पहनी जाती है, ठीक है। तो ये सही मिलान चिन्ह नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बताओ भाई साहब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इनका संबंध हो जाएगा देवगढ़ किससे? देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को। देखो पूछ सकता है, बार बार पूछा जाता है कि श्रीधर अंधारे का किस चित्रशैली से संबंधित है? तो देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, कुलदेवियां पूछी गई है भाई, कौन सी जाति की कौन कुलदेवी है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इनको सुमेलित करो आप, ठीक है। तो बताओ भाई साहब 23 क्वेश्चन का आंसर बताओ, आप सबको मिलान करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन करणी माता। करणी माता का संबंध है चारण जाति से, ठीक है। चारण जाति की कुलदेवी कौन है? करणी माता है, ठीक है। इसके बाद में सकराई माता। देखो सकराई माता का संबंध है खंडेलवाल जनजाति से। किससे संबंधित है? खंडेलवाल जाति से संबंधित है सकराई माता, ठीक है। इसके बाद में आगे पढ़ना है अपने को आई माता। बताओ भाई साहब आई माता का संबंध किससे है? आई माता का संबंध होता है सिरवी जनजाति से। किससे होता है? सिरवी जाति से होता है, जाति से। और नारायणी माता का संबंध होता है नाई जाति से, ठीक से। तो ये बात समझ में आ गई आपको। करणी माता तो हो जाएगी किससे? चारण जाति से संबंधित। सकराई माता हो जाएगी खंडेलवाल जाति से संबंधित। आई माता हो जाएगी सिरवी जाति से संबंधित। और नारायणी माता हो जाएगी नाई जाति से संबंधित, ठीक है। तो सारी की सारी कुलदेवियां आपको याद रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? देखो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बातारी फुलवारी किसकी रचना है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि बातारी फुलवारी किसकी रचना है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि कितने खंडों में विभक्त है, तो ध्यान रखना है ये 14 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 14 खंडों में विभक्त है। कौन सी? बातारी फुलवारी, ठीक है। बातें करते हैं अपन 14 घंटे। इसके बाद में आगे याद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गोविंद देव जी मंदिर
जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? देखो कई बार तो इतना सरल भी पूछ लेता है कि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये जयपुर में हो जाएगा। मदन मोहन मंदिर, जो मदन मोहन मंदिर है, ये कहाँ पर है, तो करौली में हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों का संबंध किस संप्रदाय से है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गोविंद देव जी और मदन मोहन मंदिर जो है, ये आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ वैसे तो एक बार, ठीक है। वैसे आपको ये ऐसे भी याद होना चाहिए था डायरेक्ट, ठीक है। तो इनका संबंध हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय से। याद कैसे रहोगे? गो से गोविंद देव जी, गो से गौड़ीय हो जाएगा, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, दोनों मुख्य पीठ है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? बार बार घुमा करके पूछा जाता है, किसको लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सब पूछा जाता है। तो केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था शाहपुरा में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरी बात, केसरी सिंह बारठ के बेटे थे प्रताप सिंह बारठ, अभी पढ़ा था अपन ने, बनारस षड्यंत्र में उनको जेल में डाला गया था। और केसरी सिंह बारठ ने लिखा था कौन सा? चेतावनी चुंगटिया। ये भी पूछा जाता है किसने लिखा था, तो केसरी सिंह बारठ ने लिखा था। और इन्होंने लिखा था किसके लिए? महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था, ठीक है। और किस लिए लिखा था? ये अकबर दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तो इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था, ठीक है। घुमा घुमा के कैसे भी पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जोधपुर का जो महामंदिर है वह उपासना स्थल है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हो जाएगा नाथ संप्रदाय से संबंधित। ध्यान रखना, ऐसे भी घुमा के पूछता है ये नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है, तो ये हो जाएगी जोधपुर में। और पूछता है कि जोधपुर में कहां पर, तो महामंदिर में। पूछ सकता है कि महामंदिर कहां पर है, तो जोधपुर में। कैसे भी घुमा करके पूछे, आपको ढंग से याद करके जाना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो भाई साहब, बडार क्या है, तो बडार क्या है कि एक रस्म होती है, रिवाज होती है। तो ये कुछ नहीं होता, विवाह में जो आयोज्य भोजन होता है, कुल मिलाकर के जो बारात जाती है और लड़कियों की तरफ से जो बारात को भोजन कराया जाता है, उसको बोला जाता है बडार, ठीक है। तो बडार क्या होता है? विवाह पर आयोज्य भोज होती है, ठीक है, यानी भोजन कराने की एक रिवाज होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? देखो गलत कथन बताना है अपने को। रचनाएं दे रखी है और सारी की सारी रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है। देखो सबसे पहले हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बिल्कुल सही बात है। देखो हमीर हमीर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रखना महाकाव्य किसकी है? नयन चंद्र सूरी की, ठीक है। तो भाई ऐसे याद रख लेना, उसकी नयन जो आंखें हैं वो बिल्कुल ही महान है, ऐसे कुछ भी याद कर लेना, ठीक है। वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की, ऐसे याद रह जाएगा। वंश किसका, जो सॉरी भास्कर किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो भास्कर से हो जाएगा सूर्य, ठीक है। तो वंश भास्कर किसकी हो जाएगी? सूर्यमल मिश्रण की। और वीर सतसाई भी किसकी हो जाएगी? सूर्यमल मिश्रण की। इसके बाद में कुवलयमाला रचना है उद्यतन सूरी की, ठीक है, ये भी बार बार पूछी जाती है। तीनों बातें सही है बिल्कुल अभी तक। पृथ्वीराज विजय देखो चंद्रबरदाई की बिल्कुल नहीं है। पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज विजय है जयानक की। किसकी है? जयानक की। मैंने याद कराई है आपको कि विजय जय, जय विजय की जोड़ी याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? देखो भाई साहब फिर से रचना आ गई कि मुक्ति जो कविता संग्रह है ये किसका है, तो ध्यान रखना एमएम का है। किसका है? मिठेश निर्मोही का है, एमएन का। किसका है? एमएन का, मिठेश निर्मोही का है। मुक्ति रचना किसकी है? मिठेश निर्मोही की, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो भाई साहब, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो आपको ध्यान रखना, जामा तो पायजामा को बोलते हैं। कछाबू क्या होता है? भील जनजाति के जो घुटनों तक लहंगा होता है उसको कछाबू बोला जाता है। और पोल्या कुछ नहीं होता, पोत्या होता है। पोत्या अपने सिर पर बांधते हैं, जो अपन फाटा वाटा बांधते हैं उनको पोत्या कहते हैं वहां पर। और खोईतू होती है तंगधोती, तंगधोती होती है जिसे भील जनजाति के पुरुष कमर पर बांधते हैं, ठीक है। कौन सी? खोईतू। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खोईतू और ढेपाड़ा दोनों ही धोती के प्रकार है, लेकिन ये तो है भील जनजाति का और ढेपाड़ा है गरासिया जनजाति का, ठीक है। दोनों को याद रख लेना है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कल्ला जी को चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि इन्होंने अपने चाचा को कंधे पर बिठा करके युद्ध लड़ा था, इस कारण से चार हाथ हो गए थे, दो इनके और दो इनके चाचा के, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो काजी हमीमुद्दीन नागौरी का संबंध किस सूफी सिलसिले के थे, यानी कि सूफी पूछ रहा है कि किससे संबंधित थे। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सुहारवर्दी, ठीक है। सुहरावर्दी से संबंधित थे, सूफी संत थे सुहरावर्दी से संबंधित। कौन? हमीमुद्दीन नागौरी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है, तो ये जालोर में हो जाएगी मलिक शाह की मस्जिद। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है। देखो जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई है, बताओ भाई
भाई साहब, 4 ऑप्शन है आपके पास। जैतून रिफाइनरी आपके लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित की गई है। कहां पर? लूणकरणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी स्थापित की गई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है। देखो कच्छारी मृदा कौन सी मृदा को कहा जाता है, बताओ भाई साहब, कच्छारी मृदा कौन सी मृदा को कहा जाता है और ये कहां पर पाई जाती है? तो ध्यान रखना, कच्छारी मृदा कहा जाता है काली मिट्टी को, ठीक है, और काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। ध्यान रखना, रेगुर, कच्छारी और काली, तीनों नाम किसके हैं? इसी के, काली मिट्टी के, ठीक है। और ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में हो जाएगा तो कोटा बूंदी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जनगणना से संबंधित आ गया भाई साहब। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है देखो इसमें तुलना करके पूछ रहा है कि राष्ट्रीय लिंगानुपात और जो राजकीय लिंगानुपात है इन दोनों में क्या संबंध है, कितना डिफरेंस है, ठीक है, ऐसे पूछ रहा है ये। तो ध्यान रखना आपको, जो राजस्थान का लिंगानुपात है वह राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। देखो अपने को पता है राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात आपके 928, कितना है? 928। लेकिन जो राष्ट्रीय अपना यानी भारत का लिंगानुपात है वो 15 ज्यादा है, ठीक है, 15 ज्यादा है। तो डिफरेंस कितने का है? 15 डिफरेंस है, ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो भाई साहब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का परसेंट पूछ रहा है। भाई राजस्थान की जितनी जनसंख्या है ना 6.85 करोड़, उसमें से एसटी की परसेंटेज बताओ। तो एसटी की 13.5% याद रख लेना, 13.9%। ध्यान रखना, इसमें देखो 13 में उलझा रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 13.9%, ठीक है, 13.9% हो जाएगी एसटी जनसंख्या की परसेंटेज, किसमें? राजस्थान की टोटल जनसंख्या में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो भाई साहब इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? तो इसरदा बांध परियोजना अभी चल रही है, वर्तमान में पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तो ये टोंक और सवाई माधोपुर में चल रही है, ठीक है, सवाई माधोपुर में। वैसे तो इसरदा गांव कहां पर है? सवाई माधोपुर में, तो यहां पर चल रही है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी स्थलाकृति सही जगह पर संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो उड़िया का पठार है माउंट आबू में, ठीक है साहब, ये तो बिल्कुल सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में जो पहाड़ियां होती है उनको भाकर कहा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार राजसमंद में कहां से हो जाएगा भाई साहब? लसाड़िया का पठार है चित्तौड़गढ़ में, कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और जो भोराट का पठार है वह कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भोराट का पठार तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में, और जो भोमट का पठार है वो गोगुंदा से किसके बीच में? डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? लसाड़िया का पठार है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, इतना याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 को। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपका नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टी सोल्स मृदा पाई जाती है? देखो आपको याद बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि इनसेप्टी यानी कि कहां पर सेफ्टी नहीं होती। जब अपन पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो सेफ्टी नहीं होती बिल्कुल भी। और राजस्थान में पहाड़ कहां पर है? तो अरावली पर्वतमाला पर है। तो इनमें से ऐसे जिले बताओ जो कि अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। तो इनमें से हो जाएगा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ठीक है। तो यहां पर इंसेप्टी सोल मृदा पाई जाती है। ऐसी ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? देखो ये पूछ रहा है कि कौन सा खनिज कहां पर नहीं पाया जाता है, ऐसा ढूंढ के बताना आपने को, ठीक है। तो आपको बताता हूं, सबसे पहले तो देखो रोक पासपेट दे रखा है झामर कोटड़ा में। झामर कोटड़ा कहां पर है? उदयपुर में। तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब, रोक पासपेट है झामर कोटड़ा उदयपुर में। इसको तो अलग से भी याद रख लेना, बार बार पूछा जाता है। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रोक पासपेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में मैग्नीज है कालाखूंटा में, कालाखूंटा में, ठीक है, ये भी बात सही है, कालाखूंटा बांसवाड़ा। इसके बाद में देखो इसने दे रखा लो एस्क मोरिजा डावला, मोरिजा डावला बिल्कुल सही बात है। लोहेस कहाँ का? मोरिजा डावला, ये भी सही बात है। तांबड़ा काला गुमान बिल्कुल गलत बात है। तांबड़ा काला गुमान में तांबड़ा नहीं होगा, यहाँ पर तांबा पाया जाता है, ध्यान रखना। तांबड़ा काला गुमान गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपको पहले बता देता हूं कि शेरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये अपने 12 जिले में स्थित है। शेरगढ़ कहां पर है? 12 जिले में स्थित है। और शेरगढ़ वैसे धौलपुर में भी स्थित है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में धौलपुर नहीं है। तो शेरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 12 में स्थित है, ठीक है। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। रोजाना आपके मैराथन आती है इस चैनल पर, जितनी भी मैराथन है सबको जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश है? तो 10 जलवायु
वायु प्रदेश है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ सबसे बड़ा वाला है फर्स्ट सी। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसमें जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा, बीकानेर आएगा, ऐसे जिले आएंगे, तो वो कौन से होते हैं, शुष्क होते हैं। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, तो वो हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान। ठीक है, आसानी से हो गया यार, इतना टेंशन कहाँ लेना है, अपने को थोड़ा दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखो, बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। देखो सबसे पहले तो एग्जाम में यह भी पूछा हुआ है कि बीतड़ी जो परियोजना है किससे संबंधित है, तो ये पवन ऊर्जा संबंधित है। ठीक है, और ये भी पूछ रहा है कि भीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कौन से जिले में चल रही है। बताओ भाई साहब, कौन से जिले में भीतड़ी परियोजना चल रही है, तो ये चल रही है जोधपुर में। ठीक है, भीतड़ी कहाँ पर चल रही है, जोधपुर में चल रही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। देखो ध्यान रखना है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वह है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में 500 प्लस है। इसके बाद में भरतपुर में भी 500 प्लस है, इन दोनों में 500 प्लस है। ठीक है, और सबसे कम जो जनसंख्या जनसंख्या घनत्व है वह अपना जैसलमेर जिले में कितना, 17 है मात्र। तो ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं जहां पर 100 से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है भाई, आराम से ऑप्शन देखो, बताओ। तो देखो 100 से कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चारों मरुस्थलीय जिले नहीं लेने हैं, केवल जोधपुर को छोड़ देना, बाकी में 100 से कम है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी। बताओ भाई साहब, राजस्थान में पर्यावरण नीति कब घोषित की गई थी, तो राजस्थान में पर्यावरण नीति जो घोषित की गई थी वो 2010 में घोषित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बताओ भाई साहब, क्षेत्र दे रखे हैं आपको, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है हाड़ौती क्षेत्र में, और वो जाएगा यानी कि लगभग बांसवाड़ा में भी होता है, हाड़ौती क्षेत्र में भी होता है, तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है। देखो न्यूनतम लिंगानुपात पूछता तो अपन धौलपुर कर देते। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, यानी कि गांवों में जहां पर बहुत कम लिंगानुपात है वो बताओ। 49 क्वेश्चन का आंसर, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहां पर है, तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछे चाहे न्यूनतम लिंगानुपात पूछे, आपको ध्यान रखना है धौलपुर का न्यूनतम लिंगानुपात भी है और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात भी है। अब यहां पे आपको एक और याद रखना है कि अधिकतम शहरी लिंगानुपात कहां पर है, तो टोंक में हो जाएगा। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो खस की घास पाई जाती है। देखो आपको टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर ऐसे याद रखने हैं। अब यहां पे ढूंढो कि कहां पर है, तो ये रहा देखो, भरतपुर और टोंक वन विभाग में कौन सी पाई जाती है, खस घास पाई जाती है। और सेवन घास कहां पर पाई जाती है, आप मुझे ऑप्शन में बताओगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसके बाद में देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। यानी कि अगर अपने को नगर पालिका के अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए अपन जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी गणपूर्ति होना जरूरी है। बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 गणपूर्ति। ठीक है, 1/10 नहीं होगी, ध्यान रखना, अधिकतर 10% होती है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने के लिए अपने को 3/4 यानी 75% की गणपूर्ति जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 51 क्वेश्चन की एमसीक्यू की है। इसके साथ में एक क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन के अंतर्गत बताया है, तो लगभग अपने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर के। ठीक है, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसने देखा उसके ने अच्छा काम किया है। ठीक है, अब जितने भी आपने अगर मेरी मैराथन क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट बन रखी है, सारी की सारी क्लासेस देख डालो, आपका राजस्थान जीके का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली मैराथन के अंतर्गत। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इतना, धन्यवाद।